अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हैं राइस सईद अहमद। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपको एक ताज्जुब होगा। आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का पूरा एक पहलू बयान करूँगा जिसका हमेशा जो भी इक़्तिदार आया, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था, चाहे वो पीटीआई का था, चाहे वो नून लीग का था, लेकिन उस किरदार का ताल्लुक इन तीनों पार्टियों के साथ रहा है। हम सबसे पहले बात करते हैं सन 2008। 18 फरवरी 2008 को इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, जिसमें पीपल्स पार्टी ने 92 सीटों के साथ कामयाबी हासिल की और मरकज में उनकी हुकूमत बन गई। जब पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत बन गई तो उनकी जानिब से यूसुफ रजा गिलानी साहब को वजीर आजम मुंतखब किया गया। उस टाइम पे पाकिस्तान के सदर थे जनरल परवेज मुशर्रफ। कुछ अरसा के बाद उनके खिलाफ तहरीक चलाई गई और उनको दस्तबरदार करने के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बने और हुकूमत सदारती साहब से भी और वजीर आजम के हिसाब से भी पीपल्स पार्टी की हो गई। तो तमाम अपोजिशन जमातों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। पाक फौज हस्बे मामूल अपना काम करती नजर आई और मुंतखब हुकूमत के साथ उसकी मदद करती हुई नजर आई, लेकिन मीडिया पर जो भी सहाफ़ी दानिश्वर बैठते थे वो हुकूमत और पाक फौज के आपस में जो बरक़ात और नजरियात थे उनको पेश करती नजर आती थी और अपोजिशन हस्बे मामूल शोर मचाती रही। पीपल्स पार्टी के लिए उस टाइम पे फौज इतनी अहम थी कि जनरल कियानी और आसिफ अली जरदारी साहब के मुश्तरका फ्लैक्स वगैरह, फोटोज वगैरह गाड़ियों के पीछे लगते थे, जियाले फौज के हक में ना। इसके बाद एक दूसरा दौर शुरू होता है जिसके अंदर इलेक्शन होते हैं 11 मई 2013 को। 11 मई 2013 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाते हैं। शहबाज शरीफ जो उनके छोटे भाई हैं वो वजीर आला पंजाब बनते हैं। पंजाब के अंदर और विफाक के अंदर नून लीग की हुकूमत बन जाती है और उस टाइम के पाकिस्तान के जनरल थे जनरल राहील शरीफ साहब। आपने देखा होगा जो लोग सियासत से मुंसलिक हैं उस दौर के अंदर जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ साहब एक पेज पर होते थे। उनकी तस्वीर, उनके जलसे और हर जगह पे राहील शरीफ के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर लगी नजर आती थी। फौज ने हस्बे मामूल उसी तरह से अपना काम किया और मौजूदा हुकूमत जो थी, मुंतखब हुकूमत जो थी, उसका साथ दिया और उसकी हर मुमकिन मदद करती गई। इसी तरह से उस दौर के अंदर पीपल्स पार्टी ने ये शोर मचाया कि ये हुकूमत जो बनाई है इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान फौज। और हर सहाफ़ी, हर दानिश्वर, हर तरह का तजिया निगार, सीनियर तजिया निगार, चाहे वो कोई भी चैनल हो पाकिस्तान का, कोई भी सोशल मीडिया का पेज था, वहां पे यही तबसरा होता था कि ये हुकूमत आर्मी चला रही है। इसी तरह से दौर वो खत्म हुआ और अगला एक दौर आया 2018। 2018 की हुकूमत जो अभी तक कायम है, इसमें पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कठपुतली हुकूमत है, ये इस्टेब्लिशमेंट इसको लेकर आई है, ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको सिलेक्ट किया गया है, ये अपने बलबूते पे नहीं आई है। और हर तरह की गालम गलोच जो आप रोजाना अभी भी देख रहे हैं मीडिया पे कि जो भी आप चैनल लगा लें वहां पे ये कहा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। अब देखना यह है कि इमरान खान के अलावा जितने भी और अकीदतमंद हैं पार्टियों के, वो आर्मी को गालियां दे रहे हैं, लेकिन अब पीटीआई के जितने भी अकीदतमंद हैं उन्होंने बाजवा साहब और इमरान खान की एक साथ तस्वीर लगाई हुई है और वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं। ये एक नंगा सच है कि पाकिस्तान के अंदर जिसको इक़्तिदार मिल जाता है वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाता है, जिसे इक़्तिदार नहीं मिलता वो नॉन इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत बनाती है तो मुझे ये बताएं 2018 के इलेक्शन में गुजरांवाला, लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, इन तमाम अजला में नून लीग ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, तो वहां पे इस्टेब्लिशमेंट कहाँ थी? इसके बाद सुबह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी कामयाब रही सिवाय कराची के, वहां पे इस्टेब्लिशमेंट कहाँ थी? वहां पे पीटीआई क्यों नहीं कामयाब हुई? फिर उसके बाद अगर हम ये दोनों मामला छोड़ दें तो चौधरी निसार अहमद जिनके ताल्लुकात शुरू से आर्मी के साथ बहुत अच्छे हैं, वो क्यों इलेक्शन हार गए? उन्हें क्यों नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया? इसी तरह से आगे हम बात करें, जब पनामा लीक्स आई थी
تو نون لیگ نے یہ کہا تھا کہ یہ تمام اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے ہمیں تباہ کرنے کے لیے. آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا وہ پاناما لیکس جو تھی برطانیہ تک چلی گئی. وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون جو اس ٹائم کے وزیر اعظم تھے، ان کے والد ایلن کیمرون کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ پاناما لیکس میں شامل ہے، ان کا نام شامل کیا گیا. اب مجھے یہ بتائیں، اس کے بعد آئس لینڈ کے وزیر اعظم کا نام پاناما میں آیا. تو یہ تمام لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے شامل کروا سکتی؟ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی مضبوط ہے تو بھائی ہمیں اس کو سلام پیش کرنا چاہیے، ہمیں ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے چاہیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ وہ پوری دنیا میں چھا گئی. آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ آرمی کے خلاف بولا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. جب جن کے پاس اقتدار نہیں ہوتا تو خالد لطیف جیسے لوگ وہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، آرمی کے خلاف بولتے ہیں. اسی طرح سے جب نواز شریف سے اقتدار چھین لیا گیا، وہ بھی اسی طرح سے کرنے لگ گئے. یہ لوگ ٹی وی پر اور میڈیا پر آگے بیانات تو دیتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی حقیقی عزت کا دعویٰ نہیں کیا اور خاموش ہو جاتے ہیں، اپنا وقت پاس کر لیتے ہیں، سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے پاکستان آرمی کی. بھائی اگر پاکستان آرمی اتنی مضبوط ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں اپنے ملک کو مضبوط بنانا چاہیے. اگر ہم اپنے ملک کو مضبوط نہیں بنا سکیں گے تو ہمارا حال لیبیا، شام، عراق اور ایران والا ہوگا. ان ملکوں کی جو دفاع تھا وہ بالکل مضبوط نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا اور آج وہاں پہ تباہی اور بربادی ہے. اگر ہم پاکستان کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آرمی کا ساتھ دینا پڑے گا اور جو غدار ہیں ان کی نشاندہی کرنی پڑے گی، انہیں سزا دلوانی پڑے گی.